नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में कम हो रही है नक्सली घटनाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विकास होने की वजह से नक्सली घटनाएं अब कम हो रही हैं। आपको जानकारी दें कि हाल ही में अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से कोंडागांव जिले को हटा दिया गया। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम बघेल का यह कहना है कि नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। नक्सली यदि भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नक्सलियों से बातचीत में कोई भी ऐतराज नहीं है। वही कांग्रेस इसे अपनी सरकार की कामयाबी मान रही है। पार्टी का कहना है कि पिछले 3 सालों में उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों नीतियों का ही नतीजा है कि कोंडागांव अति नक्सल प्रभावित जिले से बाहर आ गया है। वह बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी सरकार के समय में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था उसी की वजह से नक्सलवाद 2 से 3 जिलों तक ही सीमित था, लेकिन अब नक्सलवाद शहरों तक पहुंच गया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कम हो रही है, इसको हम सब जानते हैं। नहीं तो मीडिया में तो पूरा वही रंगा पड़ा रहता था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। लेकिन हमारी जो योजनाओं के कारण से लगातार वहाँ के लोगों का विश्वास हम जीतने में हमको सफलता मिली और इस कारण से वो लगातार पीछे हट रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि घटनाएं कम हो रही है, संतोष का विषय है। और साथ ही हम लोग चाहते हैं कि अब आगे भी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, ताकि बस्तर में शांति लौटे। जो बस्तर का पहले जो पहचान थी बस्तर की, शांति, भाईचारा और प्रकृति के साथ मुक्त जीवन जीने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन फिर से वो जीवन लौटे उस प्रकार से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हमने जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया था, उसी के चलते नक्सलवाद 2 से 3 जिले तक सीमित था, जो कहीं न कहीं अब शहरों तक आ पहुंचा है। मुंगेली अब नक्सलवाद ग्रस्त हो चुका है, कवर्धा ग्रस्त हो चुका है। इस सरकार में नक्सलवाद को लेकर कोई भी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, ना नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ा अभियान इन्होंने यहाँ पर चलाया है। तो किस बात का वाहवाही बटोर रहे हैं, समझ से परे है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम बातें जो यहां पर कही जा रही हैं, तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जब सरकार की नीतियों की तारीफ की जा रही है तो विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि वो नीति तो हमने अपनाई थी और हमारी नीतियों, हमारी पॉलिसीज की वजह से जो नक्सलवाद था वो खत्म हो रहा था। जो नक्सलवाद पहले 2-3 क्षेत्रों में सीमित था, अब वो शहरों तक पहुंच चुका है और इसकी ही वजह से आज आम जनता को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। अब कांग्रेस एक तरफ यह कह रही है कि हमारी नीतियों की वजह से ही आज तमाम वो जिले जहां पर लगातार नक्सली घटनाएं होती थी, अब उन्हें उस लिस्ट से हटाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े वादे तो लगातार किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य कितने हो पाते हैं, इस पर लगातार तमाम वादे किए जा रहे हैं। इसी के अलावा आपको जानकारी यह भी दें कि सरकार की नीतियों की तारीफ लगातार सभी जगहों से, यानी कि सरकार के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन भाई विपक्ष के नेता ये तमाम बड़े दावे कर रहे हैं कि सरकार जो है वो नक्सलवाद तो खत्म करने में विफल हो चुकी है। ऐसे तमाम बड़े सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त राजीव चक्रवर्ती जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अंशुल भाई जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अंशुल भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव गुप्ता जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अंशुल आपसे ही करते हैं। अंशुल भाई, आप ये दावे कर रहे हैं कि जो आपने विकास कार्य किए उसी की वजह से आज नक्सलवाद जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन भाई दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि उनकी नीतियां हैं, उनकी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज नक्सलवाद खत्म हुआ है और जो नक्सलवाद पहले 2-3 जिलों में सीमित था आज वो शहरों तक पहुंच गया है।
सचिन जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जी। आज मैं एक बहुत गंभीर चर्चा पर बैठा हुआ हूं, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा बस्तर अंचल का इतिहास रहा है। पता नहीं कितने बड़े नेताओं को हमने खोया है, कितने जनमानस को हमने खोया है। और मैं उसी समय की बात कर रहा हूं जब वो 15 वर्ष रमन राज का शासन हुआ करता था, रमण राज का शासन हुआ करता था। तो आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृपया इन्हें अपनी गिरेबान में पहले झांक लेना चाहिए। अब दूसरी बात, हमने क्या किया है इसलिए नक्सली हमले कम हुए हैं, उसका बारे में भी जानकारी देना अति अनिवार्य है। हमने क्या किया, हमने आत्मानंद स्कूल खोली। हमने क्या किया, हमने 4,500 रुपए प्रति उसके समर्थन मूल्य दिया वनोपज के लिए। तो उससे क्या हुआ, जब एक नक्सली खड़ा होता है तो वह ये कहता है कि मेरे हाथ में या तो व्यापार है, या तो काम है, या मेरे हाथ में वह बंदूक है जो रमन राज में मुझे मिली थी। अब मुझे क्या करना चाहिए। वो नक्सली व्यक्ति जो होता है वो कभी ना कहीं किसी का पिता भी होता है, तो वह यह सोचता है कि भविष्य में मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होना चाहिए। आज भूपेश सरकार ने इसके लिए उनके लिए आमादा कर दिया है। और तीसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि भूपेश सरकार ने यह भी किया है कि नक्सलियों से हम बात करने भी तैयार हैं। आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, उनको भी समाधान करने तैयार हैं, ताकि उन नक्सलियों को भी समस्या ना हो और वहां पर जो आम जनता जनमानस रह रही है उन्हें भी समस्या ना हो। हमने झीरम घाटी में अपने बड़े नेताओं को, आला कमान के नेताओं को खोया था। सन 2013 की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा इतिहास उठा देना चाहता हूं। तो उस समय यह बीजेपी का ही शासनकाल हुआ करता था। अगर बीजेपी की रीति और नीति नक्सलियों को लेकर अगर सही होती तो आज हमें यह समय देखना ही नहीं पड़ता। आज हमारे आला कमान के नेता नंद कुमार पटेल जी जिंदा होते और आला कमान के नेता सभी जिंदा होते। लेकिन इन्हें पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए, हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। वह बात अलग है कि छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी के पास किसी भी प्रकार की राजनीति करने का मुद्दा नहीं कहा है। और इनके अभी साथी प्रवक्ता क्या कहते हैं कि मुंगेली और कवर्धा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो गया है। मैं दावे और वादे और चैलेंज के साथ इनसे यह पूछना चाहता हूं कि एक नक्सली घटना मुझे बता दीजिए जो मुंगेली और कवर्धा में हुई हो। झूठवाद की राजनीति बंद कीजिए, जनतावाद की राजनीति चालू कर दीजिए महोदय। ठीक है राजीव जी, अभी अंशुल भाई ने कहा कि नक्सलियों के हाथ में वो किताब दे रहे हैं और आपने उनके हाथों में बंदूकें दी थी। इतना बड़ा आरोप लग रहा है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद को बढ़ाया ही है। कहावत है ना कि सर से अपन क्या पत्थर रख रहा है। अगर आप नक्सलवाद क्यों पनपा उस पृष्ठभूमि को देखेंगे तो बस्तर में जो रुरा भूमि नमक के बदले चिरौंजी देने का काम होता था, पूरे देश में जो रेड कॉरिडोर था वो कांग्रेस के शासन में हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में जो ग्रामीण थे, जो अपने राजा जो भंजदेव जी थे उनसे आखेट की आज्ञा लेने आए थे, उस समय कांग्रेस के डीपी मिश्रा पूरे आदिवासियों के एक जमात को खत्म कर देते हैं, उनको इनकाउंटर करते हैं। तो ये तो जो नक्सलवाद की शुरुआत वहां से हो गई थी। दूसरी बात, अभी जो नक्सलवाद जो मुक्त हुआ है तो वो केवल छत्तीसगढ़ का एक जिला नहीं है, ये 7 जिले हैं। झारखंड से, बिहार से 3 जिले, पश्चिम बंगाल से 2 जिले और आंध्र प्रदेश के 1 जिले, छत्तीसगढ़ का 1 जिला और तेलंगाना से 1 जिले को नक्सल से मुक्त घोषित किया गया है। तो भूपेश बघेल जी से प्रभावित होकर झारखंड के नक्सलवादी या उनके विकास से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल के नक्सली तो सरेंडर नहीं कर रहे या नक्सलवादी घटनाएं कम नहीं हो रही। नक्सलवादी घटनाएं कम हो रही, जो यूनिफाइड कमांड है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और 7 राज्य जो रेड कॉरिडोर है, 7 राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लेकर जो लगातार बैठक कर रहे थे, बल्कि भूपेश जी तो बॉयकॉट कर रहे थे। वो राहुल गांधी जी के नजरों में चढ़ने के लिए जो जगदलपुर में महती बैठक थी 27 जून 2019 की, तो उन्होंने बाकायदा कहा मैं इस बैठक का बॉयकॉट करता हूं, क्यों ये बैठक बुलाई जा रही, क्या उसका। तो ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री जी जब बॉयकॉट करते हैं और जब श्रेय लेने की बारी आती है तो कहते हैं हमारे कार्यों की वजह से, तो श्रेय लेने की बात नहीं है। चाहे सीमा पार आतंकवाद हो, ठीक है राजीव जी, देखिए आप देखिए अंशुल भाई ने आरोप लगाए। सुनिए ना राजीव जी ने, अब अगर अंशुल भाई ने तमाम आरोप लगाए तो उन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरीके से एजुकेशन को और मजबूत कर रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम के जरिए उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपकी मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और आप उसका हक किस तरीके से ले सकते हैं।
उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से तमाम जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन राजीव जी, आप भी जरा बता दीजिए कि आपने कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नीति ऐसी अपनाई, कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी लेकर आए जिसकी वजह से नक्सलवाद पर आपने प्रहार किया? क्योंकि मुझे याद है रमन सिंह ने कहा था कि नक्सलवादियों से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि जो देश के अंदर जो लाल आतंकवाद है, जो चीन से पोषित लाल आतंक है, उस आतंक से बड़ा कोई आतंक नहीं है। और हमने लाइवलीहुड कॉलेज खोला, ओपन यूनिवर्सिटीज खोली और बहुत सारे विश्वविद्यालय, और बस्तर की जो बच्चियां हैं उनको हमने विदेशों तक भेजा। वो एयर होस्टेस है, नक्सल प्रभावित के बच्चे। तो ये जो इतने सारे उन्नयन किए गए, उनके लिए हॉस्टल खोले गए, जो गांव के बच्चे थे और नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चे थे, वो तो एक अद्भुत उदाहरण है। और एक दिन में खत्म नहीं होता, साथ ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी में खत्म होती है। तो जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं तो कहता हूँ योगी जी ने भी प्रयास किए होंगे और डॉक्टर रमन सिंह ने भी प्रयास किए। तो ये जो लंबी, जो ये एक कोई एक दिन या 38 महीने की कवायद से नहीं होती, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। जैसे आप देखेंगे कि पंजाब का आतंकवाद एक दिन में खत्म नहीं हुआ, लंबे समय तक चला। और यानी कि जो काम, जो पॉलिसीज, जो नीति आपने अपनाई उसका असर आप देखने को मिल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज आपने अपनाई, जो नीति आपने अपनाई, उसका असर आप देखने को मिल रहा है। ठीक है अंशुल भाई, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव जी आपका रुख कर लेते हैं। संजीव जी, आप जरा बताइए सर, क्योंकि देखिए आप लगातार कई सालों से आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझ रहे हैं, वहां के राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं। खास तौर पर नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आखिर कौन सी सरकार सही मायनों में काम कर रही है? देखिए, ये जो नक्सलवाद की समस्या है वो अभी का नहीं है, छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से है। 80 के दशक में, 70 के दशक में यहाँ से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे कुछ पॉकेट्स में थे, बस्तर के कुछ पॉकेट्स में थे, फिर धीरे धीरे फैलता गया ये जो प्रॉब्लम है। और ये एक समय तो ऐसा आ गया था कि एक बहुत बड़े एरिया को इसने ले लिया था। लेकिन मैं देखिए, कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी इस तरह की जो चीजें होती है, जो जिसको इन लोग नक्सली अपने आप को सशस्त्र क्रांति और तमाम तरह की चीजों से बात करते हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं, हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरह की जो चीजें कर रहे हैं, वो कोई भी सशस्त्र चीजें हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। एक समय बाद उसका जो है वो डाउनफॉल आता है, और यही कारण है कि ये क्रांति की भी डाउनफॉल आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के पास अब नए लोगों को भर्ती करने के लिए वो चीजें नहीं रह गई हैं जो वो पहले लोगों को कहते थे कि हमारे साथ शामिल होइए या फिर और भी चीजें करिए। देखिए, नक्सलवाद की समस्या केवल और केवल अगर कोई भी सरकार ये कहती है कि केवल ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, हम उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे, उस तरीके से हम उसको ठीक करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से असंतुष्टि आती है, वहाँ से इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो ये समन्वित प्रयास है सभी सरकारों ने किया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार यहाँ पे जिनकी भी सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, लगातार प्रयास है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये लंबी प्रक्रिया है। किसी एक सरकार को उसको श्रेय देना कि नक्सलवाद की समस्या में उन्होंने ठीक कर दिया, बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लगातार उस क्षेत्र में काम होता है, उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना, फिर वहाँ लोगों को काम करना, विकास पे काम करना, वहाँ के लोगों को समझाना कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उससे ये समस्याएं धीरे धीरे कम होती है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकारें इसमें गंभीरता से प्रयास करना होगा, और भी ज्यादा गंभीरता से प्रयास। बिल्कुल, देखिए प्रयास तो करना होगा, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना तमाम पार्टियों का एजेंडा तो होता है, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तमाम बड़े आरोप लगते हैं। अंशुल भाई, सवाल का जवाब, तमाम बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन एक आर्टिकल जो है वो मैंने पढ़ा, उस आर्टिकल को मैं चाहता हूं कि जरा राजीव जी भी सुन लें। एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, और 2004 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सरकार ने नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना शुरू किया था। लेकिन ये बड़ी बात यहां पर सामने आई कि जो पात्र व्यक्ति है उनका ये कहना है कि पेपर पर तो काम हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर कोई भी काम नहीं हुआ। अंशुल भाई। हाँ, उस योजना के बारे में मुझे भी पता था, और उस समय हमने उसका समर्थन भी किया था, क्योंकि हम उस वक्त उस पर राजनीति करना नहीं चाहते थे। वो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वह इंसानियत की लड़ाई थी। अभी राजीव जी से आपने प्रश्न किया था, उन्होंने नक्सलियों का इतिहास बता दिया कि कैसे आया था,
राजीव जी से हमने यह प्रश्न किया कि मुंगेली और कवर्धा में एक नक्सली हमला बता दीजिए, वो नहीं बता पाए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने क्या किया। मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। जब हम विपक्ष में थे तब हमने सलवा जूडम चलाया था, तब हमने आदिवासी भाइयों के लिए सही रास्ता प्रशस्त करने का काम किया था। आज अगर बस्तर अंचल को पूरे विश्व जगत में जाना जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं महोदय, मेरे को कंप्लीट करने मैं दो। आपको बता दूं, राजीव जी अगर मैं बीच में बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। किया था मैं कंप्लीट कर लूं दोनों ने राजीव जी, नहीं मिलकर तो किया मैं था। बोलूंगा। वो नक्सलवाद पे प्रहार था, पक्ष और ठीक विपक्ष है में राजीव जी उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको भी सर मौका दूंगा मैं। आप फिर राजीव जी बोल नहीं पाएंगे, हमारा आपका पुराना एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, अब मैं आपको सटीक बात बता देना चाहता हूं। सलवा जूडम के बाद हमने क्या किया कि वनोपज जैसी एक चीज होती है जिसको हमने समर्थन मूल्य 4,500 किया, यह रमन सिंह ने कभी पिछले 15 वर्षों में नहीं किया। और आदिवासी एक भी त्योहार को इतने बड़े स्तर पर नहीं चलाया। एक त्योहार का नाम राजीव चक्रवर्ती जी बता दे कि आदिवासियों का एक त्योहार क्या होता है तो मैं मान जाऊंगा इसी लाइव डिबेट में। अच्छा, आप दूसरी चीज क्या हुआ कि हमने फिर रोने लगे। आत्मानंद स्कूल खोली। ठीक है अंशु भाई वो चैलेंज ले रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी चलिए सुनिए, राजीव जी मौका है आप बता दीजिए ऐसा कोई त्योहार जो नक्सली मनाते हैं। नक्सली सुनिए राजीव जी वनोपज जानते हैं, वनोपज क्या होता है राजीव जी? सही में कुछ नहीं किया। सचिन जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता देना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों में रमन का राज था, एक सेकेंड राजीव जी, सचिन जी इनको शांत कराइए, मैं अपने टर्म में बोलूंगा। ठीक है नहीं मैं अपने टर्म में बोलूंगा। राजीव जी एक मिनट, ठीक है सर, ये गलत है, ये गलत है, आज ये भीमा गलत है। मंडावी जी की शहादत दिवस है। एक गलत बात, एक गलत है। इनके लिए नक्सलवाद अरे ये क्यों रो रहे हैं? अलग होते हैं। हमारे लिए मुझे लगा था बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठने वाला है मेरे साथ, ये तो कोई अंधभक्त बैठ चुका है मेरे साथ। सचिन जी इनको शांत कराइए। नहीं ठीक है राजीव जी उनकी बात सुन लीजिए। राजीव जी सर आऊंगा देखिए ऐसे आवाज ना ओवरलैप हो गए, किसी को भी किसी की बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है अंशुल भाई कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मुझे लगा जी बिल्कुल, मुझे ये लगा था कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठने वाला है, यहाँ तो अंधभक्त बैठा हुआ है, सुनना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 15 वर्ष में रमन राज में क्या हुआ था। इसी रायपुर राजधानी से उन नक्सलियों तक ईडी आईडी सब चीजें जाती हुई नजर आती थी। उसी समय AK-47 जाती हुई थी और यही बीजेपी के दलाल हुआ करते थे। मैं आरोप लगा देना चाहता हूं सीधा यही बीजेपी के दलाल हुआ करते थे जो उन नक्सलियों तक जाते थे और दलाली करते हुए AK-47 जैसे असला बारूद उनको प्रोवाइड करा देते थे। कभी भी इनके खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती थी। आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री इस पर काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं मुख्यमंत्री ने अपने आला कमान के नेताओं को खोया था। हमने अपने आला कमान के नेताओं को खोया था। हमें पता है जनता जनार्दन का विश्वास कैसे जीतना है, हमें पता है। ठीक है राजीव जी आपसे जवाब लूंगा। ठीक है अंशुल भाई ठीक है देखिए आपने आरोप लगा दिया और राजीव जी आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव सर देखिए जब से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तब से ही तमाम जो पार्टियां थी उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि नक्सलवाद को हमें खत्म करना है, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे किसी हद तक भी जाना हो, तमाम पॉलिसीज बनानी हो, हम ऐसी नीति बनाएंगे कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे। लेकिन 13 में भी हादसे हुए, लगातार ऐसे खबरें सामने आती रही हैं जहां पर तमाम बॉम्ब की प्लानिंग होती है, नक्सलाइट एरियो में लोग जा नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए ये तो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये पूरी समस्या जो है जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो केंद्र में बैठे राजनीतिक दल जिसकी भी सरकार हो, चाहे राज्य में जिसकी सरकार हो, क्योंकि ये केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है ना, ये तो देश का एक बड़ा भूभाग जो है इससे प्रभावित है और इससे कष्ट पा रहा है। तो इसमें एक समन्वित प्रयास की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे राज्यों मिलकर, केंद्र सरकार मिलकर इस पे काम करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें तो यहाँ पे जो भी वर्ग जो होता है, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, वहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं, वो आदिवासियों की समस्याओं को भी सुने, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो सब सुने। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लगातार हम बात करते हैं कि अंतिम
पंक्ति के व्यक्ति तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा जो है वो पहुंचे। आपने देखा होगा कि बस्तर का एक बड़ा इलाका जो है जिनके पास अभी भी वो इन सब सुविधाओं से दूर है। अब बस्तर ही जो आसपास के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग गरीबी से जूझ रहा है, पूरे देश में बड़ा वर्ग गरीबी से जूझ रहा है। आजादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं हैं। तो जब तक समस्याएं भी रहेंगी तो विरोध भी होगा। कोई सशस्त्र क्रांति करता है, कोई सशस्त्र तरीके से अपना विरोध करता है, तो कोई गांधीवादी तरीके से करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे सरकारों को मिलकर, हम लोगों को मिलकर, मीडिया को मिलकर और भी दूसरे लोगों को मिलकर, कि जो वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो नौजवान है, वो बहकावे में ना आए। वो कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखे, बेहतर तरीके से रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे और किसी भी प्रकार का असंतोष ना उपजे, इस तरह की चीजें करें ताकि उनके वो बहकावे में ना आए। देखिए क्या होता है कि जहाँ असंतोष होगा, जहाँ पे ये सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो स्वाभाविक रूप से वो जल्दी किसी के बहकावे में आएंगे, उनकी बातों में आएंगे और वो इस तरह से चीजें करने के लिए अगर मूलभूत सुविधाएं मिल जाए नक्सलियों को तो कहीं ना कहीं वो नक्सलवाद से दूर होकर जैसे आम जनता अपना जीवन जीती है उस तरीके से वो कदम बढ़ाकर अपने जीवन को अच्छे तरीके से, अपने भविष्य को सुंदर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, कांग्रेस तो ये बड़ा आरोप लगा रही है कि आपके समय में ही नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, आपने ही बारूद को बढ़ावा दिया, आपने ही गोलियों को बढ़ावा दिया, वहां से यहां ट्रांसफर किया। देखिए, ये अर्थहीन, तथ्यहीन आरोप का जवाब देने के लिए आपका समय, दर्शकों का समय, हमारा समय खराब नहीं करना चाहता। बहुत दुखद ये है। तो सरकार ने जो अभी काम किया उसके लिए साधुवाद दीजिए ना, अगर है हिमाकत तो। अरे जो सरकार ने अभी काम किया उसके लिए साधुवाद दीजिए ना, साधुवाद दीजिए, साधुवाद दीजिए ना सरकार के लिए। अरे अंध भक्तों, ठीक है, अरे अंध भक्तों, सरकार के किया, अरे इनको साधुवाद दिलाइए ना। सचिन जी, इनसे कहिए कि ये सरकार के जो कृत्य है उसके लिए साधुवाद देंगे कि नहीं देंगे। उनकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। सुन लीजिए, नक्सलियों से बात हो रही है। मिलकर लड़ना होगा, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंशुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में मुद्दा आज यही था कि आखिर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आखिर उसमें कौन सी सरकार जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन बड़ी बात है कि नक्सलवाद सिर्फ एक राज्य का नहीं, पूरे देश का भी मुद्दा है और सही तरीके से यानी कि केंद्र, राज्य सरकार और तमाम ऑपोजिशन पार्टी को मिलकर इस पूरे मुद्दे को खत्म करना होगा। एक ब्रेक।